नियम की दूसरी जो व्यवस्था थी वो है भारत पर ताज और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण का अंत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं रहा। ब्रिटिश सरकार और संसद की भारतीय शासन के बारे में जो जिम्मेदारी थी वह समाप्त हो गई। इसी के साथ भारत मंत्री का पद भी समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन और भारत के संबंध अन्य अधिराज्यों की तरह चलने लगे। ब्रिटिश ताज अब सम्राट नहीं रहा, यानी भारत का सम्राट ब्रिटिश ताज नहीं रहा। तीसरा है भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सरकार की सर्वोच्चता समाप्त। 1947 अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सरकार की भारतीय रियासतों और कस्बाई क्षेत्रों पर जो सर्वोच्चता थी वह समाप्त हो गई। वे अब पूर्ण स्वतंत्र हो गए। उन्हें यह अधिकार मिल गया कि वे चाहे स्वतंत्र रहें या भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में मिल जाए। इस अधिनियम का चौथा व्यवस्था था गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों का संवैधानिक अध्यक्ष बनना, यानी कि सिर्फ वो नाम मात्र के अध्यक्ष रहेंगे। इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को संवैधानिक मुखिया बना दिया। उनके वास्तविक अधिकार समाप्त हो गए। वे नाम मात्र के अध्यक्ष बन गए। अब उन्हें अपने मंत्रियों की सलाह पर काम करना था। कहने का मतलब है कि इस एक्ट के बाद गवर्नर और जनरल का जो अधिकार होते थे वो समाप्त हो। पांचवा, अधिराज्य संविधान सभा अब प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा बन गई। यानी कि अब जो पहले संविधान सभा था वो प्रभुसत्ता संपन्न हो गई। अब वो अपने हिसाब से अपना कानून बनाते। भारत की संविधान सभा को दो भागों में बांट दिया गया। एक भारतीय संविधान सभा और दूसरी पाकिस्तान संविधान सभा। दोनों को प्रभुसत्ता संपन्न विधानसभा का दर्जा दिया गया। अब ये दोनों अपना संविधान बनाने के साथ साथ विधि निर्माण का काम करने के लिए अधिकारी हो गए। अब वे अपनी इच्छा अनुसार यानी मर्जी के अनुसार संविधान बना सकती थी और यदि पसंद करे तो राष्ट्रमंडल से अपना संबंध विच्छेद भी कर सकती थी। राष्ट्रमंडल एक ब्रिटिश के अधीन रहने वाले राज्यों का एक समूह को कहते हैं। अब दोनों संविधान सभाओं पर ब्रिटिश ताज या संसद का कोई नियंत्रण नहीं रह गया था। छठा है अंतकालीन व्यवस्था, यानी थोड़ी देर के लिए की जाने वाली व्यवस्था। इस अधिनियम के अनुसार जब तक नया संविधान लागू नहीं होता तब तक दोनों अधिराज्यों का शासन भारत सरकार कानून 1935 के द्वारा चलाया जाएगा। नई परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं और नई परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब सातवां है गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति। अन्य अधिराज्यों के समान भारत का अध्यक्ष भी गवर्नर जनरल ही होना था, जिसकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर
इंग्लैंड की रानी द्वारा होनी थी। भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन के नाम की सिफारिश की, इसलिए वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिए गए। प्रांत के गवर्नर प्रांत की कैबिनेट द्वारा नियुक्त होते थे, यानी कि वहाँ के राज्यों की सरकारों द्वारा नियुक्त होते थे। 8वां, असैनिक सेवाओं के अधिकारियों का संरक्षण। इस अधिनियम द्वारा भारत मंत्री की असैनिक सेवा संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब ना तो वह कोई नियुक्ति कर सकेगा और ना ही कोई सीट आरक्षित रख सकेगा। वर्तमान समय में सेवा कर रहे असैनिक अधिकारी सत्ता हस्तांतरण के बाद अगर नौकरी करना चाहे तो उन्हें उचित मुआवजा देने की व्यवस्था की गई थी। नए अधिराज्यों या प्रांतों के कार्य में लगे सरकारी पदाधिकारी अगर अपने पदों को बने रहना चाहते हैं तो वर्तमान नियम के अनुसार ही उन्हें रखा जाएगा तथा वर्तमान नियमों के अनुसार ही उन्हें पेंशन आदि देने की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह असैनिक सेवाओं के अधिकारियों के अधिकारों की सुरक्षा की भी व्यवस्था की। तो ये कुछ थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के कुछ खास व्यवस्थाएं। अब बात करते हैं इस नियम के महत्व का। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत को उस अंग्रेजी राज्य से मुक्ति मिली थी जो 1757 के पलासी युद्ध से शुरू हुआ था। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण और युग परिवर्तक अधिनियम है। भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया यह अंतिम अधिनियम था। लॉर्ड एटली ने इसे अंग्रेजों की कर्तव्य पूर्ति कहा, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके महत्व बताते हुए लिखा है कि भारत पर अंग्रेजों के अधिकार का युग समाप्त हो गया। अब ब्रिटेन के साथ हमारे संबंध समानता, आपसी सद्भावना और आपसी हितों के आधार पर होंगे। माइकल ब्रेचर के शब्दों में भारत स्वतंत्रता अधिनियम इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था कि इसमें ब्रिटिश भारत की राजनीतिक संस्थाओं, वैधानिक व न्यायिक व्यवस्थाओं और संवैधानिक ढांचों की निरंतरता को, यानी कि लगातार जो था, निरंतरता को बनाए रखा। लॉर्ड सैमुअल का कहना है कि इतिहास में यह अनूठी घटना थी जो युद्ध के बिना ही शांति की एक संधि थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड माउंटबेटन का संविधान सभा में धन्यवाद करते हुए कहा था कि जहां तक स्वतंत्रता की प्राप्ति का सवाल है तो काफी हद तक हमारे अपने त्यागों और बलिदानों के फलस्वरूप आई है। यह सांसारिक शक्तियों और घटनाओं के कारण भी आई थी। यह ब्रिटिश जाति के लोकतंत्रीय आदर्शों और ऐतिहासिक परंपराओं की पूर्ति भी है। फ्रांसिस गुंथेर ने लिखा है कि विश्व के इतिहास में भारतीय क्रांति पहली पूरी तरह क्रांति है जिसने ध्येय सिद्ध करने के लिए पूरी तरह से सम्मान पूर्वक साधनों के प्रयोग की नीति का निर्बाध रूप से पालन किया है। यह एक ऐसी क्रांति है जिसमें घृणा, जासूसी, षड्यंत्र, धोखा, घड़ी या हत्या का कोई स्थान नहीं।
एक ऐसी क्रांति जिसमें क्रांति के सारे स्वाभाविक दोषों को कोई जगह नहीं दी गई। इस अधिनियम में कुछ दोष भी थे। इससे देश का विभाजन भी हुआ। इस प्रक्रिया में हजारों शरणार्थी यहाँ आए भी और यहाँ से गए भी। इस आदान प्रदान में असंख्य व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ा। इस अधिनियम से राष्ट्रीय एकता समाप्त हो गई। देशी रियासतों के स्वतंत्र होने से उनकी एकीकरण की समस्या आई। भारत को भारत, पाकिस्तान और लगभग 600 रियासतों में बांट दिया गया। एक बार स्वीकार किया गया विभाजन देश में ऐसा सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर गया जो कभी भी खून की नदियां बहा देता है।